आप सभी को बार बार रिक्वेस्ट की गई है कि आगे ना बढ़ें। इसमें सीधे सिविल बॉर्डर से जहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। They are not affected by it at all. Multiple shots. नमस्कार, मैं रविश कुमार। बहुत कुछ है बताने के लिए। एक वाजिब सवाल है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ही दिल्ली आकर क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया के जमाने में यह सवाल फिजिक्स के सवाल की तरह मुश्किल और बड़ा बनकर उभरा है। इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब है भूगोल। भूगोल की गलती के कारण कर्नाटक और ओडिशा, फरीदाबाद और गाजियाबाद की जगह नहीं बच सके। दूसरा जवाब है दूरी। अगर कर्नाटक और ओडिशा के किसान ट्रैक्टर लेकर निकलते तो कई राज्यों की पुलिस की बैरिकेड का सामना ही करते रह जाते। जब 3 दिन पहले निकले पंजाब के किसान पुलिस के कारण दिल्ली नहीं आ सके तो कर्नाटक वाले कैसे आ जाते। ऐतिहासिक रूप से भी दिल्ली आने वाले किसानों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ही किसान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूर के राज्यों के किसान दिल्ली नहीं आते। वे जब आते हैं तो सवाल पूछने वाला मीडिया उन्हें नहीं दिखाता है। 2017 का साल था। अप्रैल मई का तपता महीना। तमिलनाडु से किसानों का छोटा सा समूह दिल्ली आया। सरकार, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया की नजर में आने के लिए किसानों ने क्या क्या नहीं किया। अपने कपड़े उतार दिए, चूहे खाए, मूत्र पी लिया, जमीन पर खाना परोस कर खाया, सांकेतिक अंतिम संस्कार किया। वे कर्ज माफी, सूखा राहत पैकेज और सिंचाई संबंधी समस्या के समाधान के लिए दिल्ली आए थे। राज्य सरकार के आश्वासन पर दिल्ली से लौट गए। जब पूरा नहीं हुआ तो फिर दिल्ली आए, फिर चले गए। इस तरह से अप्रैल में 40 दिन और जुलाई के बाद 60 दिन से अधिक तक प्रदर्शन किया। जाहिर है जब आप आंदोलनों का कवरेज देखेंगे नहीं, दिखाया नहीं जाएगा तो कई साल बाद वाकई यह सवाल ठीक लगेगा कि दिल्ली सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों आते हैं। तो भूगोल, दूरी और मीडिया के अलावा पंजाब और हरियाणा के किसानों के दिल्ली आने के कई और कारण हैं। एक कारण है जोत का आकार, जिसे लैंड होल्डिंग कहते हैं। भारत में कृषि योग्य भूमि का करीब 86% हिस्सा छोटी जोत में आता है। फुटबॉल के मैदान से कम आकार माना जाता है। 2015-16 की कृषि जनगणना की रिपोर्ट से आपको 2 चार्ट दिखाना चाहता हूं। एक मार्जिनल होल्डिंग यानी बहुत छोटी जोत और एक स्मॉल होल्डिंग यानी छोटी जोत के आंकड़े। मार्जिनल होल्डिंग यानी 1 हेक्टेयर से कम की जमीन की संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। यूपी में 19,100 बहुत छोटी जोत वाली जमीनें हैं, तो बिहार में बहुत छोटी जोत वाली जमीनों की संख्या 14,971 है। छोटी जोत यानी 1 से 2 हेक्टेयर के आकार की जमीन की संख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, 4,339, यूपी में 3,008 और मध्य प्रदेश में 2,725। बिहार में छोटी जोत की संख्या 944 ही है। यानी बिहार में ज्यादातर किसान बहुत छोटी जोत वाले हैं, 1 हेक्टेयर से भी कम। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बिहार में बड़ी जोत की संख्या 3 ही है और उत्तर प्रदेश में 23। माफ कीजिएगा, ये सारी संख्या हजार के गुणक में है। तो बड़ी जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक की जमीन होती है और मझोले स्तर की जोत में 4 से 10 हेक्टेयर की जोत होती है, जमीन होती है। ऐसी जमीनें आखिरकार किस राज्य में ज्यादा है, ये आपको देखना चाहिए। 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार मझोले आकार के जोत की संख्या राजस्थान में सबसे अधिक है, 1,131,
इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, यहां मझोले जोत की संख्या 734 है। पंजाब 7वें नंबर पर है, 305 जोत है। लेकिन बड़ी जोत के हिसाब से पंजाब चौथे नंबर पर आ जाता है, यहां पर 58 बड़ी जोत की जमीनें हैं। पहले नंबर पर राजस्थान है 359 जोत और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 70 जोत। माफ कीजिएगा, ये सारी संख्या हजार के गुणक में है। इस तरह से पंजाब में मझोले और बड़े जोत का प्रतिशत ज्यादा हो जाता है, यानी वे किसान जो अपने खाने के साथ साथ बेचने के लिए भी उगाते हैं। वे बहुत अमीर नहीं हैं मगर साधन संपन्न हैं। भारत में मझोली और बड़ी जोत की जमीनों की संख्या करीब 64 लाख है, जो बहुत कम भी नहीं है। जाहिर है जहां बड़ी जोत की जमीन होगी कॉरपोरेट वहीं जाएंगे, तो पंजाब को लग रहा है कि उनकी जमीन पर किसी की नजर लगने वाली है। आशंका हो सकती है मगर निराधार तो नहीं है। किसी भी कॉरपोरेट को यूपी और बिहार के छोटी जोत वाले कई हजार किसानों से डील करना मुश्किल होगा। उनके पास बेचने के लिए उपज भी कम होती है, किसानों के पास प्राइवेट कंपनी की लागत ज्यादा हो जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश को अगर आप पंजाब हरियाणा वगैरह से तुलना करके देखेंगे तो फसल की पद्धति में काफी अंतर आपको दिखाई देगा। पंजाब हरियाणा में एपीएमसी मंडियों का इतना प्रभाव इसलिए है क्योंकि वहां पे ज्यादातर किसान गेहूं चावल वगैरह खेती करता है। लेकिन आप महाराष्ट्र में आएंगे, पश्चिम और दक्षिण महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ पे ज्यादातर आपको दिखाई देगा फल, फूल, सब्जियां, गन्ना, प्याज, केला, ये सब आपको दिखाई देगा इस प्रदेश में। इसके वजह से एपीएमसी मंडियों के ऊपर जितना डिपेंडेंस है किसानों का वो उतना नहीं है जैसा आपको पंजाब हरियाणा में दिखाई देगा। लेकिन महाराष्ट्र में ही अगर आप विदर्भ और मराठवाड़ा में जाएंगे वहां पे आपको काफी सारी मंडियां इसलिए मिलेगी क्योंकि वहां पे कपास और सोयाबीन की खेती काफी होती है। तो वहां के किसान जो है इस किसान कानूनों के बारे में काफी जोश में है। संघर्ष का जो प्रभाव है वो वहां पे ज्यादा है पश्चिम और दक्षिण महाराष्ट्र की तुलना में। लेकिन कल की आप बात अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पश्चिम और दक्षिण महाराष्ट्र में भी आपको काफी सारे किसान संघर्ष के न्यूज आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के किसान संगठनों ने जिस तरह से इसका आयोजन किया है, संघर्ष का आयोजन किया है, वो उसमें ये 3 किसान कानूनों के खिलाफ जो संघर्ष है उसको काफी सारे लोकल एग्रीकल्चरल इश्यूज के साथ उसको जोड़ा गया है इस स्ट्रगल को। क्योंकि ये लोकल इश्यूज के साथ ये स्ट्रगल काफी जोड़ा गया है, इसके वजह से पश्चिम और दक्षिण महाराष्ट्र में भी कल और आज आप किसान बहुत सारे संघर्ष में आपको दिखाई देंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यहाँ पे एपीएमसी मंडियां जो है बाकी प्रदेशों की तुलना करके देखेंगे तो काफी कम है। तो जहां मंडी है, जहां जोत बड़ी है, वहां के किसान ज्यादा आशंकित हैं। छोटी जोत वाले किसान के लिए नए कानून में कोई समाधान भी नहीं है। वह तो पहले से ही प्राइवेट मार्केट में बेच रहा है और कम दाम पर बेच रहा है। उसका तो कुछ भी गया नहीं तो वो क्यों विरोध करेगा। जिनका जाने वाला है वही तो करेंगे। भारत में मंडियों का विकास होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आड़ती सिस्टम में भी सुधार हो सकता था, जो नहीं हुआ। भारत में एक मंडी का एरिया बहुत बड़ा है। एक मंडी के तहत बहुत दूर दूर के इलाके आते हैं। कम दूरी पर मंडियां होती तो छोटी जोत का किसान, सब्जी फल उगाने वाला भी अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर आ जाता। जनवरी 2019 में हुकुमदेव नारायण की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि कायदे से 80 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए, मगर 496 किलोमीटर पर मंडी है। ऊपर से किसी राज्य में ज्यादा मंडियां हैं तो किसी में बहुत कम और समान रूप से कहीं नहीं है। भारत भर में 41,000 मंडियों की जरूरत है। तो 2018-19 की स्टैंडिंग कमेटी की 62वें दौर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मंडी जैसी लोकतांत्रिक संस्था पर किसानों की जगह आड़तियों का कब्जा हो गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधान सही से लागू नहीं होते। आड़तियों से शुल्क ईमानदारी से नहीं वसूला जाता। क्या इसे दूर नहीं किया जा सकता था? 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि 585 एपीएमसी मंडियों और 22,000 ग्रामीण कृषि हाट को रूरल हाट में अपग्रेड कर ई-नाम से जोड़ दिया जाएगा। मनरेगा और अन्य योजनाओं के पैसे से इनके बुनियादी ढांचे का विकास होगा। लेकिन होता क्या है, 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री ने कृषि मंडियों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए के फंड की बात कही थी।
एक साल बीत गए तब 2019 को 2000 करोड़ के फंड की मंजूरी दी गई, वो भी लोन फंड के रूप में। हिसाब लगाइए तो एक मंडी के हिस्से 10 लाख रुपए भी नहीं आते हैं। क्या इतने से विकास हो जाता? सरकार किसानों को बता सकती है कि 2018-19 के बजट के फैसले से कितनी मंडियों का विकास हुआ। एक साल बाद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया है कि 22,000 मंडियों की जगह 4600 मंडियां विकसित की जाएंगी। यह प्लान है, 22,000 वाला नहीं। 20 मार्च 2020 को राज्यसभा में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री लिखित जवाब में कहते हैं कि उनके पास राज्यवार कोई डेटा ही नहीं है कि कितनी मंडियों का विकास हुआ है। यह हाल है। अब आपको 3 बार फ्लैशबैक में ले जाएंगे, जहां से आपको पता चलेगा कि मंडी और एपीएमसी खत्म करने का विचार आ कहां से रहा है। पहला फ्लैशबैक है दिसंबर 2015 में प्रकाशित एक अनौपचारिक शोध पत्र का, ओकेजनल पेपर कहते हैं, जो नीति आयोग की साइट पर है। इस पर यह जरूर लिखा है कि यह सरकार और आयोग का मत नहीं है। इस शोध पत्र में कहा गया है कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य हटा देना चाहिए। दूसरा फ्लैशबैक देखिए, 20 दिसंबर 2018 की यह खबर जो पीटीआई के हवाले से लाइव मिंट में छपी है। नीति आयोग ने 2022-23 के नए भारत की रणनीति पर एक दस्तावेज तैयार किया था। इस दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार को एमएसपी हटाकर मिनिमम रिजर्व प्राइस की व्यवस्था लानी चाहिए। इसमें उपज की नीलामी हो, ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद। यही नहीं, एमएसपी तय करने वाली कमेटी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की जगह नया एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई है। प्राइवेट पार्टी कैसे शामिल की जाए, इस पर भी सुझाव है इस दस्तावेज में। एक तीसरा फ्लैशबैक और है। 12 नवंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंडियों पर दिया गया बयान, जो ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पर मौजूद है। कॉपीराइट के कारण हम नहीं दिखा सकते वो वीडियो, लेकिन उस बयान को शब्दशः बता रहे हैं जो निर्मला सीतारमण कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं ई नाम पर जोर देना चाहती हूं। केंद्र सरकार इसका प्रचार कर रही है और कई राज्यों ने इसे अपने स्तर पर शुरू करने के लिए रजामंदी दे दी है। इसके साथ ही हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्यों को समझाया जाए कि एपीएमसी को रिजेक्ट कर दें। एक समय पर एपीएमसी ने अपना काम किया है, इस बात में कोई शक नहीं, मगर आज इसमें कई परेशानियां हैं और राज्य के स्तर पर भी ये इतना कारगर नहीं है। इसमें और भी चीजें शामिल हैं, मगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूं। मगर मैं चाहती हूं कि राज्य और हम उनसे बात कर रहे हैं कि इसे खत्म करें और किसानों के लिए ई नाम को अपनाएं। इन 3 फ्लैशबैक से आप समझ सकते हैं कि मंडियों और एमएसपी को खत्म करने की आवाज सरकार के भीतर से आ रही थी, ना कि विपक्ष अफवाह फैला रहा था। अब भले सरकार कह रही है कि मंडी और एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन क्या यह तथ्य नहीं है कि एपीएमसी को खत्म करने की बात वित्त मंत्री ने कही, एमएसपी को खत्म करने की बात नीति आयोग के डॉक्यूमेंट ने कही। किसानों को याद है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक रूप से कह दिया कि स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार लागत से 50% अधिक दाम दे नहीं सकते। इसी ट्रैक रिकॉर्ड के कारण किसान और बिल के विरोधी विपक्ष की मांग है कि सरकार कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कर दे। आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज गारंटी दीजिए। मोदी जी की हम सबसे पहले तारीफ करेंगे, पर आप लिखिए कानून में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। हम सब मिलेंगे, हम सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। परंतु किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाएगा। अब कहा जा रहा है कि नया सिस्टम आएगा तो किसानों को मिडिल मैन से आजादी मिलेगी। क्या आढ़ती का जमा जमाया नेटवर्क इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? आखिर इन 3 कानूनों को आढ़ती के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों सही बताया जा रहा है? क्या वाकई आढ़ती खत्म होने जा रहे हैं या इनके बहाने वैसा ही कुछ आने वाला है? कि क्या दलाल जो है, मिडिलमैन जो है, उनके हट जाने से किसान को ज्यादा दाम मिलेगा? मेरा ये मानना है कि जब निजी मंडियां आएगी तो वो नए बिचौलिया बनेंगे, वो नए दलाल आपको नजर आएंगे गांव में,
जो पहले छोटे ट्रेडर हुआ करते थे उनकी जगह पे अभी निजी कंपनी आएगी, उनकी जगह जो है वो ले लेंगे। तो ये दलाल पूरी तरह से हट जाएंगे, ये जो बात है वो मेरे हिसाब से बहुत एग्जैजरेटेड तरीके से कहा जाता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो कृषि की स्थिति है गांव में वो ऐसा है कि पूरी तरह दलालों को हम हटा पाएंगे। अभी आड़ती और बिचौलियों के बहाने नए कानून को महान बताया जा रहा है, लेकिन 4 साल पहले 14 अप्रैल 2016 को ई नाम से एक नई व्यवस्था लाई गई। अब उसकी बात नहीं होती है। तब अंबेडकर जयंती के दिन प्रधानमंत्री बिचौलियों की भी भलाई की बात कर रहे थे। एक और फ्लैशबैक में चल लेते हैं। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो, बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। ई नाम कामयाब होता तो उसकी चर्चा जोर शोर से होती। क्या वाकई नए कानून से खेती और मंडी में दशकों से जमे आड़ती खत्म हो जाएंगे? यही नहीं, किसान और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से सिविल कोर्ट और राज्य सरकार को बाहर रखा गया है। किसानों को अपना विवाद एसडीएम और डीएम के लेवल पर निपटाना होगा। जिस डीएम को कॉर्पोरेट वाले एक फोन पर निपटा देंगे, ये बात देश का किसान जानता है, भले ही पत्रकार न जानता हो। एक बार फिर से जिक्र कर रहा हूं ताकि बात आंसू गैस के धुएं में गायब ना हो जाए। पुलिस भले ही बैरिकेड की दीवारें ऊंची कर दे, लेकिन किसानों का जज्बा उससे ऊंचा है। पंजाब और हरियाणा के अधिकांश किसान मंडी सिस्टम में धान और गेहूं बेचते हैं। वो धान और गेहूं की खेती ज्यादा करते हैं तो दाम की गारंटी भी है। अगर प्राइवेट मार्केट में दाम मिलता तो वो धान और गेहूं की खेती क्यों करते? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया था कि मंडी सिस्टम की ही देन है कि हरियाणा का किसान महीने में 14,000 से अधिक कमाता है, लेकिन बिहार जहां मंडी नहीं है वहां 5,000 से कम। यूपी, बिहार के किसान भी चाहते हैं कि मंडी में धान और गेहूं बेचें। उन्हें प्राइवेट मार्केट में दाम नहीं मिल रहा है तो हरियाणा की मंडी में बेचने क्यों जाते हैं? पंजाब और हरियाणा का किसान अपनी जमीन और कमाई कॉरपोरेट के हाथों नहीं सौंपना चाहता है, इसलिए वो पुलिस से मोर्चा ले रहा है। आप सोचिए, सड़क के इस पार एक मंडी है जिसमें कई तरह के टैक्स लगते हैं, सड़क के उस पार एक और मंडी है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता। क्या इसके सामने पुरानी मंडी टिक पाएगी? समस्या ये है कि हमें सरकारी मंडी चाहिए। जहाँ एमएसपी लागू है वहाँ किसान कुछ बचा हुआ है, तो जो वस्तुएं हैं उनकी एमएसपी तय की जाती है। सारे देश में कहीं नहीं दी जाती। पंजाब में भी 2 जो चावल और जो कणक की दी जाती है, गेहूं की दी जाती है। जब प्राइवेट मंडी खुल गई, उसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, जो सारा कारोबार इनको देना चाहते हैं। बराबर में जब मंडी खुलेगी, जो सरकारी मंडी है उसमें टैक्स देना पड़ता है। 167 रुपये पर क्विंटल टैक्स देना पड़ता है। वो वहाँ हमारी जो चलती है मार्केट कमेटी चलती है, रूरल डेवलपमेंट बोर्ड चलता है। बाहर में वो अगर 167 भी काट ले, वो ज़्यादा दे दे, किसान उधर जाएंगे। उनके पास इतना पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है, लूट रखा है सारे देश को। वो 100-200 रुपया फालतू भी दे सकते हैं साल 2 साल। जब जो 1-2 साल जब वो मंडी खत्म हो गई, फिर वो फ्री होंगे, फिर हमें वो 2000 की जगह 1000 रुपया देंगे। ये तो टेढ़े ढंग से कारपोरेट सेक्टर को देने का ये एक मंसूबा है मोदी का। मोदी साधारण आदमी नहीं, वो कारपोरेट सेक्टर की नुमाइंदगी कर रहा है। सर, ये 2 साल ऐसे ही चलेगा। 2 साल के बाद क्या होगा? जो हमारे खुद के आड़ती हैं, जब हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो अपना जुल्ली बिस्तरा उठाकर वही खाता लेकर घर बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास कोई एक्शन जब नहीं रहेगा तो हमें मजबूरन इनके पास जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा, जहां हमारा MRP 1860 का है जो भी है, तो वो
हमें 1000 अपनी मन मर्जी के हिसाब से देंगे रेट। उस समय आज की नहीं बात, ये मोदी साहब की लंबी सोच है। 2 साल के बाद ये हमें वही जो 200 रुपया फालतू दे रहे थे वही हमारी हड्डियों से निकालेंगे, वही 800-900 में खरीदेंगे। तो मंडी सिस्टम में झोल है, लेकिन यहां किसानों के पास राजनीतिक दबाव की शक्ति भी है। इस लिहाज से किसानों के पास जो है वो अपने हाथ से क्यों जाने दें। सरकार को एक चार्ट देश के सामने रखना चाहिए, बताना चाहिए कि एक अमुक अनाज है और उसके दाम सरकारी मंडी में कितने हैं और प्राइवेट मंडी में कितने हैं, ताकि पता चल जाए कि प्राइवेट मंडी में कौन सी ऐसी मंडी है जहां ज्यादा दाम मिल रहे हैं। किसान को ज्यादा दाम मिलेगा, मंडी टैक्स हट जाएगा, दलाल हट जाएंगे तो ज्यादा दाम मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं समझता हूं कि इसमें भी सच्चाई काफी कम होगी, क्योंकि अगर आप आज के निजी मंडियां जो है वहां पे जाके देखेंगे तो वहां के दाम और एपीएमसी मंडी के दाम जो है वो ज्यादातर एक ही है। काफी जगह पे ये भी आपको नजर आएंगे कि निजी मंडियों के जो दाम है वो एपीएमसी मंडियों से थोड़ा कम भी आपको नजर आएगा बहुत जगह पे। इसका एक ये कारण है कि जब निजी मंडियां आती है, निजी मंडियों को बहुत सारे लेन देन की जो कीमतें हैं, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बोलते हैं, वो ज्यादातर लग जाते हैं बहुत। उनको गांव में जाके कलेक्ट करना होगा, वहां पे उनको ऑफिस खोलना पड़ेगा, वहां के सैलरी देना पड़ेगा वहां के लोगों को, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, ये सब बेयर करना पड़ेगा ये निजी कंपनियों को। तो ये सब जो लेन देन की जो कीमत बढ़ जाती है यहाँ पे निजी एजेंट के आने से, ये जो है ये मंडी टैक्स के जितना ही हो जाता है गांव में। तो उसकी वजह से ये मंडी टैक्स जब हट जाता है, ज्यादातर ये जो नए लेन देन की जो कीमतें आ जाती है प्राइवेट या निजी मंडियों की, वो उनका जो स्थान है वो ले लेते हैं। तो किसान को ज्यादा दाम मिलना बहुत मुश्किल है ऐसे मामलों में, क्योंकि पहले मंडी टैक्स हुआ करता था, वो अभी निजी कंपनियों की जो है देहात में काफी सारे उनकी लेन देन की जो कीमत है वो ही बहुत सारा कॉस्ट होके रह जाता है। सिंपल बात है, जब कॉरपोरेट निवेश करेगा तो अपनी लागत निकालेगा। वो लागत कैसे निकालेगा? किसानों को कम से कम दाम देकर या ज्यादा से ज्यादा दाम देकर। इस बीच दिल्ली आने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर आज भी संघर्ष करते रहे। आज दिन के आधे से अधिक हिस्से पर हमारे सहयोगी आंसू गैस के गोले दागने को ही कवर करते रहे। दिल्ली आकर अपनी बात कहना किसानों के लिए मुश्किल हो गया। दूसरे दिन भी किसान दीवार न फांद सके, इसके लिए सीमेंट के बैरिकेड बनाए गए और उन पर कटीली तारें लगा दी गईं। सड़कों पर गड्ढे खोद डाले गए और मिट्टी के टीले बना दिए गए। पंजाब और हरियाणा का किसान इन कानूनों से खुश नहीं है। इन कानूनों के बाद राजनीति किसानों पर निर्भर नहीं रहेगी। प्राइवेट मार्केट में किसान के साथ क्या होता है, इसे लेकर राजनीति या सरकार अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाएंगे। किसान खुद से सरकार को अलग नहीं करना चाहता है, सरकार किसानों को खुद से अलग करना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है। यह एक विदाई का ऐसा दृश्य है कि बेटी विदा होने के समय कार में बैठना नहीं चाहती है। घर वाले जबरन बिठा रहे हैं कि जाना है क्योंकि शादी हो गई है, कानून बन गया है। आंसू गैस के ये गोले उस बारात की विदाई के पटाखे हैं। तो टीयर गैस का पहले गोले, ये टीयर गैस से गोले दागे गए, ये टीयर गैस से गोले दागे गए। अभिषेक सीधे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टीयर गैस सेलिंग हो रही है यहाँ पर किसानों के ऊपर। आप देखेंगे किसान यहाँ आगे पहुंचे थे, उन पर जो है टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो है हमारे कैमरामैन से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी आंखों को थोड़ा सा बचा के रखें। तो ये तस्वीरें सीधे सिंघू बॉर्डर से जहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसानों को बोला जा रहा है कि आप पीछे जाएं। हमारे कैमरामैन को हमने पकड़ लिया है, उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने एक फ्रेम दिखा रहे हैं आपको, कोशिश है धीरे से। और यहाँ पर जो है किसानों को तितर बितर किया गया है। किसान आपको देखेंगे बीच बीच में अभिषेक की वो टीयर गैस अपने हाथ में लेकर के डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाल्टी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों को तितर बितर किया गया है वापस एक बार। तो सिंघू बॉर्डर में 9 बजे के बाद वापस से एक बार डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे ये दिल्ली पुलिस के लोग भी आगे जा करके इनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माफी चाहते हैं कि यहाँ टीयर गैस की वजह से थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही है।
हमारे कैमरा पर्सन भी थोड़ा सा विजुअल दिखाने में तकलीफ हो रही होगी। राजनीति का अपना हिस्सा होता है। वैसे मार्च 2017 में ओडिशा विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,930 रुपए कर दिया गया। 3 साल बाद भी केंद्र सरकार का धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना नहीं है। ये और बात है कि ओडिशा विधानसभा में पास हुआ प्रस्ताव कागज पर ही रह गया। उधर यूपी के मोदी नगर में किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये किसान भी दिल्ली आना चाहते थे, मगर अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल की भारी तैनाती इन्हें रोकती रही। लिहाजा किसान बीच सड़क पर ही बैठ गए। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के साइड में लगा दी अपनी। ये किसान भी घर से राशन निकले थे, पंजाब के किसानों की तरह। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर किसान बीच सड़क पर बैठ गए। गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। मोहम्मद गजाली, रविश रंजन शुक्ला और सौरभ दिन भर अलग अलग किसानों से आज बात करते रहे। ये सरकार मोदी और अमित शाह नहीं चला रहा, ये सरकार अडानी और अंबानी चला रहे हैं, और अडानी और अंबानी की सरकार को हम चलने नहीं देंगे। लेकिन किसान क्या मांग रहा है? अपनी फसल का वाजिब दाम मांग रहा है। वो किसान जब इस देश को मोदी ने, माल्या ने, नीरव ने इस देश को बर्बाद कर दिया, लुटेरों ने, किसान ही एक ऐसी कौम थी जिसने देश की जीडीपी को 4% तक उठा के रखा, वो किसान ही था। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने क्या किया कि बीएसएनएल वर्सेस जियो वाला मामला बन जाएगा। ये 2 साल इन लोगों के पास, दीज आर द कॉर्पोरेट सेक्टर, इनके पास मॉनिटरी फंड्स हैं, ये इसको मोनोपोलाइज करेंगे। 2 साल तक तो ये अच्छे रेट पे खरीदेंगे। 2-3 साल में जब वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सरकारी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो उसके बाद ये मनमाने रेट लगाएंगे। दे आर गोइंग टू परचेज द कमोडिटीज ऑन देयर ओन विल। आप जो एमएसपी पे कानून बना दे ताकि आपको एक न्यूनतम मूल्य मिलता है कि हमारा इससे कम रेट में नहीं खरीदा जाएगा। अगर जो खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की सब्जी मंडी की हालत की। खेत से मंडियां बहुत दूर होती हैं। इसका नुकसान उस तरह की फसल को ज्यादा होता है जो जल्दी नष्ट होने वाली होती है, और इसी का फायदा उठाता है मंडी में बैठा आढ़ती। मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि कैसे मंडियों में सब्जी के दाम बिल्कुल नहीं मिलते, लागत भी नहीं निकलती, और किसान जो है अपनी फसल सड़क के किनारे फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देवास में जगदीश नागर अपने खेतों में उगाए बैंगन गाय भैंस को खिला रहे हैं। दूसरे किसानों ने भी गोभी मेथी पालक के खेतों को जानवरों की चारागाह बना दिया। सुनिए क्यों। हम मंडी में बेचने के लिए गए थे, मार्केटिंग करने के लिए। वहाँ हमको वो दाम नहीं मिलने की वजह से हम अपनी फसल वापस घर लाए और मवेशियों को खिलाए। यहाँ तक कि हमने हमारी खड़ी फसल में भी मवेशी को खिलाना शुरू कर दी। इनमें 50,000 रुपये बीघा की लागत आई थी, जिसका रेट हमको नहीं मिला, जिसके कारण हमने 15 कुंटल सब्जी हमारी हमने गौशाला में खिला दी। बड़वानी जिले में भी खेतों में खड़ी हरी तुरई किसान अपनी गायों को खिला रहे हैं। भिंडी भी फेंकने को मजबूर हैं। वजह का पता इस मंडी से चलता है। बैगन 2 रुपए, बैगन 2 रुपए, बैगन 2 रुपए, 2 रुपए किलो धनिया, बैगन 2 रुपए किलो, झमाझम माल बिया। ऐसे में जो किसान यहाँ आए हैं खुद को ठगा मान रहे हैं। देश भर में नए कृषि कानूनों को लेकर, मंडी को लेकर उनका क्या कहना है, सुनिए। किसान मंडी में ठगा जाता है या किसानों को मंडी में अच्छा पैसा मिलता है? अरे नहीं मिलता है, किसान ठगा के घर जाता है। मंडी बंद होने से किसान खुश होगा, बाहर हमारा माल बिकेगा सही साठ भाव से। पंजाब के किसान रोड पर उतरे तो हमें हमारे समर्थन मूल्य पर हमारी फसलें अगर नहीं बेची गई तो हम भी इसके लिए रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं। क्यों, समझिए ये गणित। इंदौर मंडी में विनोद साप्टा जैसे किसान लगभग 1320 किलो गिलकी लेकर गए। मंडी में बोली लगाने वाले बिचौलियों ने इसके सिर्फ 1980 रुपए दिए, मतलब 1 किलो गिलकी का सिर्फ 1.5 रुपया, जबकि खुदरा में ये 40 से 50 रुपए किलो तक बिका। किसान को बड़वानी से इंदौर तक गिलकी लाने में 2850 रुपए भाड़ा खर्च करना पड़ा।
उसे मेहनत से उगाई गई गिलकी बेचने के बावजूद 820 रुपए जेब से खर्च करने पड़े। किसानों का आरोप है व्यापारी भाव चढ़ने नहीं देते। व्यापारी कहते हैं उनकी गलती नहीं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये तो क्या है कि जितनी मांग है उससे ज़्यादा कोई चीज़ की आवक हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, इस कारण से जो है चीज़ों के भाव कम रहते हैं। अब देखिए खेत मंडी होते हुए भोपाल के खुदरा बाजार में सब्जी की क्या हालत है। जो मेथी गोभी मंडी में 2 से 3 रुपए किलो बिकी, वो यहाँ 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मेथी तो सबसे सस्ती 5 रुपए किलो मिल जाती थी, 10 रुपए किलो, आज 40 रुपए किलो है। गोभी भी 40 रुपए किलो, टमाटर भी 40 रुपए किलो, आलू तो 50 रुपए किलो मिल रहा है। बहुत ही महंगा है। और पता ये चला है कि किसान को तो 3 रुपए 4 रुपए किलो में ही सब्जी खरीदते हैं ये, और हमको जो ये दुकानदार है क्योंकि उसकी भी मजबूरी वो ये बता रहा है कि उसको 35 रुपए किलो पड़ती है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है जो बिचौलिया खा जा रहा है। दुकानदार कहते हैं मुनाफा वो भी नहीं कमा रहे। मेथी हम 50 रुपये पसेरी ला रहे हैं मंडी से, बस स्टैंड मंडी से, और भिंडी 80 रुपये पसेरी ला रहे हैं। बीच में ही होंगे दलाल, लोगों को मालूम होगा सर जो भी रेट आ रहा है और किसानों को क्या दे रहे हैं वो इसका हमें नहीं। हम तो पसेरी से 2.5 किलो लाते हैं, 5 किलो। इस बहस के बीच केरल देश का पहला राज्य बन गया जहां किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय किए गए हैं। दाम उत्पादन लागत से 20% ज़्यादा होगा। फिलहाल वहां की सरकार ने 16 फल सब्जियों के दाम तय किए हैं। इसके अलावा खाने पीने की 21 चीज़ों पर MSP तय की गई है। अब मध्य प्रदेश भी फल सब्जियों की MSP पर काम कर रहा है। हमने ये किया है, हमने मॉडल एक्ट लेकर आए, मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसान के खेत से, खलिहान से, घर से भी कोई भी आदमी जिसके पैन कार्डधारी है, आप पैन कार्डधारी, आप भी जाके अपने को अच्छा गेहूं चाहिए, जैविक चाहिए, जहां से जाओ अपने पसंद का ले आओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई टैक्स नहीं। दूसरा, उससे किसान की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी फसल का। हालांकि योजना शुरू होने से पहले व्यापारी कह रहे हैं ये संभव नहीं। न्यूनतम मूल्य हमें कोई घाटा नहीं है, मगर न्यूनतम मूल्य कैसे निर्धारित, कच्चा पाला है इसका। आज क्या भाव ने कल तक नहीं बेचा तो कल सड़ जाएगा तो कौन देगा इसका। अगर मंडियां बंद होती हैं तो इससे आप लोग घाटा होगा नहीं? सबको, किसान को सबसे ज्यादा घाटा है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सबसे बड़ा आरोप संवादहीनता का है और उसी से नाराजगी है। ये नाराजगी मध्य प्रदेश में भी है, खास करके सब्जी भाजी और फल उगाने वाले किसानों का। वो मंडी से परेशान है, ग्राहक महंगाई से परेशान है, और इस बीच आढ़तिये, दलालों और बिचौलियों पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबलपुर से संजीव, बड़वानी से मुनाफ और देवास से अरविंद चौकसे के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।